का निवेदन है कि आज के इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के विषय पर आज के विषय को प्रवर्तन करने की कृपा करें। प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल सर। धन्यवाद भाई साहब। आवाज आ रही है हमारी? जी सर, जी सर। जी जी। आप सभी का स्वागत है। इस कठिन परिस्थिति में इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक वेब सेमिनार का आयोजन करना, आप सबके को इसके लिए साधुवाद। सभी वक्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। और जो आज का विषय है कि वर्तमान में विश्व के बदलते परिदृश्य में और भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में अपने विचारों को रखना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए कठिन कार्य होता जा रहा है क्योंकि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आयोजकों ने एक ऐसा वृहद पटल दिया है जिस पर हम बहुत से विषयों पर अपने विचारों को रख सकते हैं। इस बदलती विश्व व्यवस्था में अनेक चुनौतियां आई हैं और इस बदलते परिदृश्य को अगर हम देखें तो ये बदलता हुआ परिदृश्य 1991 में रूस के विघटन के बाद से प्रारंभ होता है, जिसने नई तरह की चुनौतियां हम सबके सामने रखी। भूमंडलीकरण की चुनौती हमारे सामने आई और उस पर भारत मजबूती के साथ उसका सामना करते हुए और मजबूत हुआ। इस पूरे खंड काल में अनेक तरीके की चुनौतियां न केवल भारत के सामने मगर विश्व के सामने आती है। जो सबसे बड़ी चुनौती इस भूमंडलीकरण के काल में आई कि रूस के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के सामने ये चुनौती थी कि वो कैसे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करे। उसने कई प्रयास किए मगर लगातार वो उसकी शक्ति क्षीण होती हुई विश्व के सामने दिखाई दी। चीन ने उसका फायदा उठाया और बहुत शांति के साथ चीन ने अपनी आर्थिक और सुरक्षात्मक स्थिति को मजबूत किया। हमारे सामने इसी खंड में करगिल जैसी चुनौतियां आई। साउथ एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया। और जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक चुनौतियां हमारे सामने आई। 21वीं शताब्दी में लगातार जिस तरीके से प्रगति हुई, उस प्रगति में जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं के बीच में एक आंदोलन सा दिखाई दिया। इस आंदोलन का जो स्वरूप बदला, उस बदलते हुए स्वरूप में अनेक छोटे छोटे जो मध्यम वर्ग के राष्ट्र थे, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने उभरना प्रारंभ किया, जिसमें भारत भी एक था। भारत ने इस बदलते हुए परिदृश्य में जिस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया, वो आज हम सबके सामने उपस्थित है। इस संकट काल में भी भारत जिस तरीके से इमर्ज करके आगे आया है, इसका न केवल हम इसको महसूस कर रहे हैं बल्कि पूरा विश्व इसको महसूस कर रहा है। मगर जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौतियां आई वो थी
कि हम विश्व के इस बदलते हुए परिदृश्य को कैसे समझें, क्योंकि जैसे ही हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के साथ ही 9/11 जैसी घटनाएं घटित होती हैं। विश्व के में जहां केवल राष्ट्रों के मध्य संबंधों को हम समझने की कोशिश करते थे, जितनी थ्योरीज डेवलप की गई, चाहे वो यथार्थवादियों के द्वारा या आदर्शवादियों के द्वारा, ये सारी थ्योरीज सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि राष्ट्रों के बीच संबंधों को इनके द्वारा समझा जाएगा। मगर जब इन राष्ट्रों के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स मजबूत होते हुए दिखाई दिए और जिन्होंने 9/11 जैसी घटनाएं अमेरिका के अंदर की, उससे ये चुनौतियां और गहरी होती गई। वर्तमान समय में हम सब का जो फोकस था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो परमाणु हथियारों को लेकर था। हम सुरक्षा के जितने भी प्रतिमान विकसित करते थे, उन सभी प्रतिमानों में हम परमाणु बमों को एक मुख्य स्थान देते थे। परंतु हम परमाणु शक्ति की बात तो करते रहे, मगर एक छोटे से अणु ने, कीटाणु ने किस तरीके से हम सबको प्रभावित किया, उसने हम सबको एक नई तरीके की चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। और इस नई तरीके की चुनौती का सामना करने में जो महाशक्तियां थी, जो बड़ी शक्तियां थी, वो सब फेल होती हुई दिखाई देने लग गई। और ऐसे भारत जैसे राष्ट्र ने, जिसकी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है कि एक बहुत गरीब राष्ट्र है और इसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सोच है इसके सामने, ऐसे राष्ट्र के नेताओं ने जिस शक्ति के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना किया है, वो आज हम सबके सामने। भारत के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में अगर हम इसी शक्ति और दृढ़ शक्ति के साथ इसका सामना करते रहे, तो भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए सक्षम दिखाई पड़ती है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि चीन के प्रति तमाम विश्व की शक्तियों का रुख कड़ा नजर आ रहा है और बहुत सी अमेरिकन और जो यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने वहां पर अपने व्यापार को बंद करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे समय में भारत के पास वो सारे गुण, सारे अवयव हैं कि उस व्यापार को भारत अपने अंदर समेट सकता है और जिस तरीके से चाइना का पीसफुल राइज हुआ, उसी तरीके से भारत भी इस पीसफुल राइज को पा सकता है। चीन की जो बढ़ती हुई सैन्य शक्ति थी, उस सैन्य शक्ति का सामना करने में भी बिना भारत के कोई भी इसमें सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए सारी यूरोपियन शक्तियों का ध्यान इस समय भारत की तरफ है और वो चाहते हैं कि भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैनिक रूप से मजबूत होकर विश्व के सामने आए, जिससे न केवल चाइना बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा एक्सपीरियंस आतंकवाद से लड़ने का है, उस एक्सपीरियंस के साथ न केवल हम आतंकवाद का खात्मा करें, बढ़ती इसके साथ साथ चीन की भी बढ़ती हुई शक्ति का को हम अगर समाप्त तो नहीं कर सकते तो कंटेन करके उसको एक किनारे पर क्वारंटाइन तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जो मंच है, ये मंच इन तमाम चुनौतियों को आपके सामने रखेगा और हमारा ये विश्वास है कि इसमें हम बहुत कुछ निकल कर इस संगोष्ठी से आएगा। एक बात और, चूंकि इसमें मनोज दीक्षित जी भी हैं हमारे साथ, मुकुल कानितकर जी भी हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के बड़े बड़े लोग हैं। इस विषय को लेकर कुछ बातें हमको कहनी थी। हो सकता है ये
इस संगोष्ठी से बाहर क्या है, जरूर विषय है, मगर इससे संबंधित भी है। जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने इस विषय के लिए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस स्टडीज को लेकर एक बृहद प्लान विकसित किया, जिसमें ये कहा गया कि ना केवल नए सेंटर्स खोले जाएं, बल्कि इन सेंटर्स को एक अच्छा खासी ग्रांट भी प्रोवाइड की जाए। और इस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने काफी काम करना प्रारंभ किया। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कि हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस कमीशन ने इस विषय को हटा दिया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो हमारा इन सब, चूंकि ऐसे प्रभावशाली लोग इस संगोष्ठी में हैं, उनसे ये अनुरोध है कि अपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार पर ये दबाव बनाएं कि ये विषय जो कि इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आगे आने वाले समय में इसके और भी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस विषय के लिए कुछ करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको नमस्कार।